चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 डिमांड। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपना एक सेशन कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिकली पूरे 20 मिनट के अंदर सिर्फ ये समझाया हुआ है कि डिमांड होती क्या है, डिमांड क्रिएट कैसे होती है, ओके, और डिमांड के 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनके साथ डिमांड चल रही होती है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर भी हम लोग इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं कि भाई टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, ठीक है, कि डिमांड को निर्धारित करने वाले, यानी कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है वो जो क्रिएट हो रही होती है, तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से मुख्य आप कह लो बिंदु होते हैं, ठीक है, या ऐसी कौन सी मुख्य बातें होती हैं जिनकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो वो हम अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे तो आपको ये बातें जो है वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके साथ, टाइप्स ऑफ डिमांड के साथ। ओके, तो डिमांड में तो हमने ये सब पढ़ लिया था कि डिमांड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स में। डिमांड 2 तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल का मतलब समझते हो क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है कि कोई पर्सन, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति अकेले स्पेसिफिकली किसी चीज़ की डिमांड कर रहा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ओके, लेकिन वहीं यहाँ पर क्या होता है कि एक अकेला पर्सन ना हो करके बहुत सारे पर्सन होते हैं, ओके, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये बन गया क्या, एक तरह से बाजार बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, देखो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, जस्ट सपोज करो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो अगर इस प्रोडक्ट की बहुत सारी क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं, वेरियस क्वांटिटी, ठीक है। तो जब कोई पर्सन, जब कोई इंडिविजुअल किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी को डिमांड कर रहा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, इंडिविजुअल डिमांड। अब एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। अब मान के चलो, जस्ट सपोज करो कि भाई प्रोडक्ट वही सेम है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट की डिमांड रखने वाला आप कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेम ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साथ मांग की जाती है या एक साथ डिमांड करी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। ओके, तो एक बारी बुक की भाषा में भी देख लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि क्या क्या बताया हुआ है दे रखा है, कहाँ गया, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड कहाँ चला गया, दे नहीं रखा, दे रखा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, देखो कह रहा है बुक की लैंग्वेज में कि भाई इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। मैंने बोला ना, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, की कोई एक कमोडिटी है, चाहे आप उसको साबुन मान लो, ठीक है, ऑयल मान लो, या फिर आप कोई खाने पीने का पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लो, प्रोडक्ट वही होना चाहिए, ठीक है। आप आइसक्रीम मान लो, आप बनाना मान लो, एप्पल मान लो, कोई सा भी एक पर्टिकुलर आप जो है जस्ट सपोज कर लो कि वो प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड वो होती है कि भाई ये एक प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी है जो कि ये इंडिविजुअल विलिंग है और साथ के साथ एंड एबल टू बाय, और ये उसको खरीद भी सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी भी है, ओके, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ये किसी भी, जब इसकी डिमांड रहेगी तो जो है टाइम पीरियड कुछ भी चल रहा हो और उसका प्राइस कुछ भी हो, अगर वो उस चीज़ की विलिंगनेस रखता है और वो उस चीज़ को कैपेबल है खरीदने के अंदर, ठीक है, तो किसी भी टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड आएगा तो ये किसी भी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब मार्केट डिमांड क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो मार्केट डिमांड कैसे बता रखा है, तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। अगेन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, की कमोडिटी एक ही है लेकिन उसकी बहुत सारी क्वांटिटी या बहुत सारी यूनिट्स, जैसे 1 से लेकर के 100 यूनिट्स, कोई एक यूनिट की डिमांड नहीं कर रहा, 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि किसी ने
एक जो है आइसक्रीम की डिमांड करी, तो वो एक आइसक्रीम की डिमांड करेगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति आइसक्रीम की बहुत सारी यूनिट्स का, यानी कि 10, 15, 20, 25, 30, 100, 1000 इतनी सारी यूनिट्स का अगर डिमांड रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर मार्केट में आइसक्रीम के अकेले बहुत सारे डिमांड रखने वाले लोग हैं, ठीक है, और कैसे, ये नहीं कि एक आइसक्रीम और डिमांड करने वाले बहुत सारे हैं, मल्टीपल हज़ारों आइसक्रीम है, लाखों आइसक्रीम है, और इसको डिमांड रखने वाले भी हज़ारों में ही हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर समझना चाहते हो तो भाई जस्ट सपोज कर लो कि मार्केट के अंदर आजकल नए नए मोबाइल फ़ोन्स आते रहते हैं, लाइक आईफोन हो गया, सैमसंग के नए नए फ़ोन आते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्या सैमसंग का सिर्फ एक ही बनाया हुआ एक ही फ़ोन होता है क्या, कि जिसकी डिमांड पूरी दुनिया कर रही होती है? नहीं ना, सैमसंग के बहुत सारे ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, सेम उसके मतलब क्वालिटी के, ठीक है, सेम वर्जन के, ठीक। तो वहाँ पर हम जब वो सारे के सारे लोग इकट्ठे उस चीज़ की डिमांड रख रहे होते हैं, और वो भी वेरियस क्वांटिटी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया कि मार्केट डिमांड क्या होता है अपनी आसान भाषा के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो पढ़ के बताया ही नहीं कि मार्केट डिमांड पूरा होता है क्या। देखो तो क्या कह रहा है कि मार्केट डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग। तो ये होता है जिसमें सारे के सारे कंज्यूमर विलिंग हैं एंड एबल टू बाय, और वो उसको खरीदना भी चाहते हैं, खरीद भी सकते हैं। एंड ईच पॉसिबल प्राइस कुछ भी हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर उस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है और वो उसका टाइम चल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। बाकी बुक के अंदर लिख रखा है, अगर आपको याद करना है तो पढ़ के याद कर लेना, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। ओके, अब बात करते हैं अच्छे से थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो डिमांड है ये किसके लिख रखे हैं मैंने, ये लिख रखे हैं इंडिविजुअल डिमांड के। ठीक है, मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा ताकि ये यहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ। ये रहा, ये इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, कि मान के चलो कि कोई अगर एक अकेला व्यक्ति डिमांड क्रिएट करेगा तो उसके पीछे क्या कारण होंगे। ठीक है, या ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिमांड करेगा। तो अब मार्केट के अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई और हो, ठीक है, अगर वो डिमांड करता है तो उसके पीछे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। कि भाई अगर कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका जो प्राइस है, ठीक है, तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो उस चीज़ की हम डिमांड कर लेंगे। जाहिर सी बात है, हम चलते फिरते जाते रहते हैं मार्केट के अंदर, जब कोई चीज़ हमें सस्ती नज़र आने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वहाँ पर फिर हम ये देखते हैं, अरे इसका तो प्राइस कम है, ठीक है, अब हम इसको खरीद लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले डिमांड करने की जो फैक्टर है वो कौन सा है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। कि भाई मान के चलो कि उस कमोडिटी का अगर खुद का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर उसका खुद का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, मार्केट के अंदर एक ही तो सामान होता नहीं है, मार्केट के अंदर मल्टीपल गुड्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलेटेड, यानी कि जो गुड्स एक दूसरे से आपस में मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं, जैसे कि आप कह लो कि चाय और चीनी, ठीक है, शुगर एंड टी, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब इनका आपस में क्या है, रिश्ता है, तो उसे आप कह सकते हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई दो चीज़ें हैं, उनमें से अगर एक चीज़ महंगी हो गई तो कस्टमर किसकी तरफ मूव कर जाएगा, दूसरी वाली की तरफ, और सिमिलरली अगर दूसरी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो गया तो कस्टमर किसकी डिमांड कर देगा, इस वाले की तरफ। ठीक है, तो बस यही आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो देखो कैसे ये एक दूसरे पे काम करते हैं। तो जस्ट सपोज करो कि भाई ये हमारा टी है और ये क्या है, कॉफ़ी है। ठीक है, प्यारा सा कप भी बना देता हूँ आपके लिए, ये लो। ओके, खैर ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार, एडजस्ट कर लेना आप लोग। ओके, और ये हो गया एक कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी भी गर्म ही है। ठीक, तो ये टी है और ये कॉफ़ी है। देखो अब यहाँ पर दे रखा है कि जो क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं किसको है, तो इसके अंदर दे रखा है ओके, चलो दो चीज़ें यहाँ पर देखना, ये है टी का प्राइस और ये है टी की डिमांड। ठीक है,
ये है कॉफ़ी का प्राइस और ये है कॉफ़ी की डिमांड। ओके, तो सब्स्टिट्यूट को हम अच्छे से समझते हैं। तो जैसे अब मान के चलो कि सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं तो ये ऑप्शनल होता है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ओके, देखो आप जैसे मान के चलो कि भाई चाय है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो टी है, हमारे टी का प्राइस कितना था 10 रुपीज़। ओके, और जो कॉफ़ी का प्राइस था वो था जस्ट सपोज करो 15 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इसका प्राइस 15 रुपीज़ था और टी का प्राइस 10 रुपीज़ था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस टाइम आपको दिख रहा होगा कि जो डिमांड है मार्केट के अंदर, नो डाउट सबसे ज़्यादा किसकी हो रही होगी, टी की। और इसके कंपैरिजन में वही कॉफ़ी की डिमांड देखिए तो वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ओके, अब इसी की जगह अगर हम ये कह दें कि भाई पहले टी का प्राइस कम था, अब टी का प्राइस मैंने बढ़ा करके कर दिया 20 रुपीज़। कितने हो गए 20 रुपीज़। तो अब जब टी का प्राइस बढ़ा तो जो टी की डिमांड है, जो टी की डिमांड है वो क्या होएगी, घटेगी। और किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की। ठीक है, तो अब लोग किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। दोबारा समझा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, भाई बहन हैं आपस में। ठीक है, तो अगर टी का प्राइस कम है तो यहाँ पर टी की डिमांड ज़्यादा होएगी। ओके, और कॉफ़ी की डिमांड कम होएगी। और उसी जगह अगर मैंने जैसे ही टी का प्राइस बढ़ाया, ठीक है, टी का प्राइस बढ़ा दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, जो टी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम, और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्योंकि अभी भी कॉफ़ी कितने की है, 15 रुपीज़ की एज़ कम्पेयर टी। ओके, तो नाउ इज़ इट क्लियर कि भाई पहले कॉफ़ी का प्राइस पहले भी उतना था और अभी भी उतना है, बस पहले टी का प्राइस कम था तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी, अब टी का प्राइस ज़्यादा हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई एक गुड्स यानी कि किसी एक सामान के प्राइस में आप देख रहे होगे, एक सामान के किसमें प्राइस में जब चेंज आ रहा है तो उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से इन दोनों की डिमांड क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो इसी हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ओके, नाउ इज इट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। तो यहाँ बुक के अंदर दे रखा है टी एंड कॉफ़ी, वो तो हमने देख लिया। और एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कोक हो गया और पेप्सी हो गई। ठीक है, तो वो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। पेन हो गया, पेंसिल हो गई, वो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। क्योंकि मान के चलो अगर पेन का प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन की डिमांड कम होएगी और पेंसिल की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही है राइस एंड व्हीट, गेहूँ और चावल, है ना। तो अगर चावल के दाम बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर लोग किसकी डिमांड बढ़ा देंगे, गेहूँ की, जाहिर सी बात है। ठीक है, और जो चावल है उसकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दोनों की डिमांड में चेंज आ जाता है। ओके, ये है, इसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम लोग नेक्स्ट किसको डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री को क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं, जो एक दूसरे की क्या कर रही होती है, पूर्ति कर रही होती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अभी पढ़ाने के बाद, मुझे पता है। ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, अगेन अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जस्ट सपोज करो ये हमारा वही टी वाला कप है, बढ़िया चाय गरम है। ओके, ये हमारी क्या है, टी है। और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर चाय अगर हो तो उसको मीठा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, शुगर की। ठीक है, चीनी जिसको आप बोलते हो, वोकैबुलरी बता दी आपको। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर जैसे मान के चलो जो टी है और जो शुगर है, कि भाई अगर हम चाय बना रहे हैं तो चीनी के बिना चाय फीकी है। ठीक है, और अगर चाय नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर फिर शुगर किसी और चीज़ में यूज़ करी जा सकती है। वो तो बात की बात है, खैर कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो ये मतलब एक दूसरे से इनकी क्या होती हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर अब होता क्या है कि भाई मान के चलो ये चाय है तो ये जो टी है ये टी का प्राइस है और ये टी है, टी की डिमांड है। शुगर है, शुगर का प्राइस है और शुगर की डिमांड है।
आराम से समझना, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो कि जो टी है, अगर ये कह रहा है कि जो टी है उसका प्राइस अगेन कितना है 10 रुपीज़, ठीक है। टी है उसका प्राइस कितना है 10 रुपीज़, ठीक है। तो जब 10 रुपीज़ है तो इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा थी, ओके। और ऐसे ही अब जब प्राइस इसका 10 रुपीज़ था, इसकी डिमांड ज़्यादा थी। और ऐसे ही जो शुगर है, शुगर का भी प्राइस कितना है, जैसे सपोज़ करो 10 रुपीज़, और इसकी भी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। दोनों की बराबर चल रही है, दोनों के प्राइस सेम है, दोनों की डिमांड बराबर है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखने कॉम्प्लीमेंट्री में इफेक्ट कैसे पड़ता है कि भाई अगर मैंने मान के चलो मैंने चाय अपनी महंगी कर दी, ठीक है, चाय महंगी कर दी, कितने की कर दी 20 रुपीज़ की। तो अगर टी मेरी महंगी हो गई तो अब यहाँ पर जो शुगर के प्राइस हैं, अब वो बेशक 10 रुपीज़ थे, लेकिन अब जो शुगर के प्राइस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, समझे। यहाँ पर शुगर के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होगा, जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और इसकी वजह से अब चाय का जो मतलब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, शुगर की भी डिमांड कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है। ओके, कहाँ गया मार्क, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप बोलोगे सर उल्टा समझा दिया उल्टा नहीं समझना, सीधा समझना इसको। देखो, तो मान के चलो कि जैसे शुगर है, ठीक है, तो शुगर का जो प्राइस था वो पहले कितना था 10 रुपीज़, ठीक है। और जो टी है उसकी डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब शुगर का प्राइस 10 रुपीज़ था और इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान के चलो कि मैंने शुगर का प्राइस बढ़ा दिया, कितना कर दिया 20 रुपीज़। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि क्या जो टी है, टी की डिमांड और बढ़ेगी या और घटेगी। जाहिर सी बात है, चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूट में और इसमें डिफरेंस क्या है दिखाता हूँ आपको। अब आप बोलोगे कि आपने सर पढ़ा तो दिया लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। ये लो, ये गया, ठीक है। ये आपका टी था और ये आपका कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ बताया क्या था, मैंने ये बताया था कि ये इसका प्राइस है, ये इसकी डिमांड है, ये इसका प्राइस है, ये इसकी डिमांड है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट थे बच्चा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गुड्स के खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से, क्या बोला मैंने, गुड्स के खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से उसके खुद की डिमांड में जो मतलब कहते नहीं है इफेक्ट देखने को मिलता है, वो सब्स्टिट्यूट में था, ओके। देखो कैसे कि मान के चलो कि जो चाय है, अब जस्ट सपोज कर लो, तो चाय का प्राइस ज़्यादा होगा तो चाय की डिमांड क्या होएगी, कम। उसके कंपैरिजन में लोग किसकी डिमांड करेंगे, कॉफ़ी की, नो डाउट। अब वही मैंने अगर मान के चलो कि भाई कॉफ़ी का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया, तो अब जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम, और डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की। तो ये तो था सब्स्टिट्यूट कि भाई लोगों के पास ऑप्शन थे, ये नहीं तो ये। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री में ये था कि भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे से भाई बहन वाला रिश्ता था इनका, ठीक है। तो इसमें ये था कि भाई अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, नो डाउट, इतना तो आप समझदार हो ही, ठीक है। तो जब शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर से बनाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं, ओके। जब आप मार्केट में जाते हो तो जो आप देखो कभी बार्गेनिंग करते हो दुकानदार से, तो दुकानदार क्या बोलता है कि भैया इसमें डालने वाला जो मटेरियल है उसी की कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग तो जब ये फिनिश गुड्स आपको बेचेंगे तो जाहिर सी बात है सस्ते पे थोड़ी बेचेंगे, महंगे पे ही बेचेंगे, है ना। तो ये वही चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। तो अब इसके एग्जांपल हैं, कौन कौन से दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री के, टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, ठीक है। अगर इंक महंगी हो जाएगी तो पेन ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, ठीक है। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो कार ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। ब्रेड एंड बटर, बटर महंगा हो गया तो जो है यहाँ पर ब्रेड की भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही पेन और रिफ़िल, तो पेन और रिफ़िल में जाहिर सी बात है कि अगर रिफ़िल का प्राइस बढ़ गया तो पेन का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इसकी वजह से दोनों की डिमांड भी घट जाएगी, ब्रिक एंड सीमेंट ये वो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो वीडियो को वापस बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर डिमांड करता है तो उसके पीछे उसका और क्या कारण होता है, उसके बोलते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, उसकी इनकम कम है तो वो डिमांड कम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है हमारा फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब जो चीज़ व्यक्ति को पसंद होगी वो उसी चीज़ की डिमांड करेगा, यानी कि वो जिस चीज़ को कंज्यूम करके फुली सेटिस्फाई करता होगा या जिस चीज़ का टेस्ट उसका अच्छा होगा वो बस उसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ऐसे ही एक और रीज़न होता है जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, कि भाई मान के चलो कि कभी कभी अफवाह उड़ जाती है, लोग क्या बोलते हैं कि भाई नमक महंगा होने वाला है, आटा महंगा होने वाला है, चावल महंगा होने वाला है, ठीक है। अभी तो हाल ही में एक और करंट में सिचुएशन आई थी, लोगों ने बोला कि भैया पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो जब पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लोग क्या गए पेट्रोल पंप पे, देखना आप कार बाइक सब भरी पड़ी थी, तो वहाँ पर क्या था कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये चीज़ अब महंगी होने वाली है तो ऑलरेडी मैं इसका स्टॉक रख लूँ, तो डिमांड बढ़ने का एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है। आप भी इस चीज़ को करंट सिनेरियो में देखते होगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ का प्राइस हाई होने वाला है तो आप ऑलरेडी स्टॉक उसका रख लेते हो, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे, ठीक है, जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल डिमांड करता है। क्या था, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, कि अगर गुड्स का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, या घटता है, उसकी वजह से डिमांड घटती बढ़ती है। साथ के साथ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये तो मैंने फटाफट बोल दिया है आपको, और ये सब समझ में आ गया आपको। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि भाई जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको तो अफेक्ट करने वाले फैक्टर बता दिए आपने। अब हम बात करते हैं कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर 3 दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन सा दे रखा है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मार्केट डिमांड, तो सबसे पहला मार्केट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, कि भाई मार्केट की डिमांड कैसे होती है, मार्केट के अंदर डिमांड कैसे होती है। तो चलो हमें एक इंडिविजुअल की समझ में आती है, लेकिन मार्केट की डिमांड क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, LATION, ये हो गया। अब बात करते हैं सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर, ओके। इसके अलावा और क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलो इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलो तो सबसे पहला दे रखा है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई साइज एंड कंपोजिशन के अंदर ये देखा जाता है कि मार्केट के अंदर अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो है कौन, मतलब चाइल्ड हैं, मेंस हैं, वुमेन्स हैं या एल्डर पर्सन्स हैं, ठीक है। तो इन लोगों को टारगेट किया जाता है कि भाई बच्चा है, बूढ़े हैं, जवान है, औरत है, आदमी है, ठीक है। तो कौन है अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाला, कौन है सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड कौन सा है, कम्युनिटी देखी जाती है। तो जहाँ पर कंज्यूमर की कम्युनिटी ज़्यादा होती है ना, तो मार्केट उसी के हिसाब से आर्टिकल की सप्लाई करती है, उसी हिसाब से गुड्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो डिमांड क्रिएट होती है वो पहले कारण इसी का होता है कि भाई आजकल देख रहे होगे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो किसके डिमांडेड होते हैं, नो डाउट आपको भी पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, वुमेन्स के, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड फैक्टर क्या होता है, सीजन एंड वेदर। तो भाई मार्केट के अंदर अब आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीजन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे तो खैर 4 ही हैं, ओके। तो हर सीज़न के हिसाब से क्या होता है, हमें वुलन क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, समर सीजन के अंदर हमें ड्रिंक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कोल्ड वाटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई मार्केट डिमांड के अंदर कुछ लोग अमीर कम्युनिटी के होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, कुछ लोग लोअर क्लास फैमिली के होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर मार्केट डिमांड होती है। तो लग्जीरियस चीज़ों की डिमांड थोड़ी कम होती है, मिडिल क्लास लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, और लोअर क्लास लोगों की उनके हिसाब से जो भी इन्फीरियर गुड्स वगैरह हैं
तो उस उनके हिसाब से उनकी डिमांड होती है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड इस तरीके से उसको मतलब मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाली ये कारण है। पहला क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई वहाँ पर कंपोजिशन देखा जाता है कि मेंस ज़्यादा है वुमेन्स ज़्यादा है, और उसके अलावा उनके जो कम्युनिटी है वो कितनी है, ठीक है। और दूसरा क्या था, सीज़न एंड वेदर, कि भाई सीज़न के हिसाब से जितने भी कम्युनिटी होती है पूरे के पूरे मार्केट के अंदर सिमिलर चीज़ें की डिमांड उठ जाती है ना, जैसे विंटर सीजन के अंदर क्लोथ्स वगैरह इन सब की। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जिसकी जैसे इनकम वैसे ही उनकी डिमांड, ठीक है। तो अगर रिच क्लास है तो वो ज़्यादा है, तो जो है यहाँ पर लग्जीरियस चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, ठीक है। और मिडिल क्लास है तो उनके हिसाब से चीज़ों की डिमांड हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि भाई इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं और मार्केट डिमांड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो आई होप कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग एक और चीज़ पे काम करने वाले हैं, वो कौन सा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। तो इसको हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छे से ऐसे ही शानदार तरीके से वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो देखो मैं बोलने में तो बिल्कुल हिचकिचाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ओके। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ और वंडरफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। बाय बाय, टेक केयर।